तो भाई लोग कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बायोमोलिक्यूल। सबसे पहले बात करते हैं मैं पढ़ा क्या रहा हूँ। आपको नॉलेज होना चाहिए कि भाई आप ये सब्जेक्ट करा रहे हो। तो ये है अपने बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट का, ठीक है। अपना बायोकेमिस्ट्री अपने फार्मेसी के अंदर एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर क्या होती है कि हम लिविंग लाइफ के अंदर केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं, ठीक है। लिविंग, बायो मतलब क्या होता है, लाइफ, बायो मतलब ही होता है लाइफ। लाइफ की जो केमिस्ट्री है अब उसके अंदर जो प्रकार के मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, जो साइकिल्स आती है उन चीज़ की स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब बायोकेमिस्ट्री की बात हो चुकी है, अब बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स की मेरे भाई। बायोमोलिक्यूल्स, अब बायोमोलिक्यूल्स ये अपना एक टॉपिक है। अब बायोमोलिक्यूल्स, बायो मतलब क्या है, मैंने अभी बताया भाई, लाइफ या लिविंग। बायो मतलब लिविंग, ठीक है। मॉलिक्यूल्स मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो अपने लिविंग प्रोसेस के अंदर मदद कर रहे हैं, ऐसे मॉलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल मतलब क्या हो गया कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारी डेली लाइफ के अंदर या फिर हमारी रेगुलेटरी लाइफ के अंदर हमको यूजफुल रहते हैं और हम उनसे काफ़ी सारी हमारी बॉडी उसको काम लेती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वो बायोमोलिक्यूल मेरे भाई कौन कौन से बायोमोलिक्यूल है वो, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल है तो कौन से हैं, ठीक है। भाई लोग अगर नोट्स आपको चाहिए तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगा, उससे अच्छे से देख लेना, है ना। ऐसा नहीं रहे भाई कोई पीडीएफ बिना ही रह जाए। बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। अब बायोमोलिक्यूल सबसे पहला अपना मॉलिक्यूल कौन सा है मेरे भाई, सबसे पहला अपना मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद में कौन सा है अपना भाई, प्रोटीन। उसके बाद में क्या अपना, फैट या लिपिड, एक ही बात है। फैट वैट ये सारे जो नाम है आपने कॉमनली 11 12 10th 11 9 12th, ये 9 12th अगर पढ़े लिखे भी नहीं हो ना तो भी ये लाइफ डेली लाइफ में सुनता हूँ कि भाई तेरे शरीर में प्रोटीन की कमी है, तेरे शरीर में फैट ज़्यादा है। हाँ, खाना खुना खाते हो उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट वही होता है खाना, रोटी रोटी होती है ना, वही कार्बोहाइड्रेट है। अब उस अलग अलग सोर्सेज के फॉर्म में अवेलेबल होता है, वो हमको उन चीज़ों को स्टडी करना है, क्या काम में आता है, इसके अंदर किस रूप में इसका डाइजेशन होता है, क्या क्या केमिकल प्रोसेस अपनी बॉडी के अंदर ही करता है, ठीक है। फैट्स हो गया, लिपिड्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गया। अमाइनो एसिड्स प्रोटीन एक ही बात है वैसे तो, ठीक है। अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद में अपने जो क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए। न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स बोले तो डीएनए एंड आरएनए। ये तो भाई लोग समझते ही हो क्या होता है डीएनए, डीएनए जीन, डीएनए ये तो सुना ही होगा किसी ने। डीएनए आरएनए नहीं सुना है तो अपन इसी चीज़ों की इस चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं। ये अपना पहला चैप्टर है जिसको बोलते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। बायो मॉलिक्यूल्स के अंदर हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की स्टडी करेंगे, उसके बाद प्रोटीन की, उसके बाद फैट की, उसके बाद अमाइनो एसिड्स की, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स की, डीएनए आरएनए की, ठीक है। अब सबसे पहले मेरे भाई कार्बोहाइड्रेट क्या होता है वो मैं आपको स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि आपको सिंपली नॉलेज काम में आएगा। ये क्लासिफिकेशन वगैरह सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। आपको पूछ लेगा कार मतलब एक टाइप ऑफ शुगर, कार्बोहाइड्रेट, इसके नाम से क्या समझ में आ रहा है, कार्ब। कार्ब बोले तो मेरे भाई कार्बन, ठीक है। ओम बोले तो ऑक्सीजन, हाइड्रेट मतलब बोले तो क्या, तो आइदर वाटर और हाइड्रोजन। तो जिस कंपाउंड के अंदर कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये तीनों चीज़ आती है उस पर्टिकुलर कंपाउंड को क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट। अब मेरे भाई बात कर लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट आर दोज कंपाउंड्स, ठीक है। पहले बायोमोलिक्यूल क्या होता है ये तो आपको समझ में आ गया ना। जो लिविंग लाइफ के अंदर मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं उन्हें बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। यानी कि एक बायोमोलिक्यूल की आप एक डेफिनेशन ऐसे भी देख सकते हो कि दीज आर दोज मॉलिक्यूल्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग कंपाउंड और लिविंग टिश्यू, ठीक है ना, उनको बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट की बात कर लिए भाई, कार्ब मतलब कार्बन, ऑक्सीजन, ओ मतलब ऑक्सीजन, हाइड्रेट मतलब आइदर वाटर मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन, ठीक है। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट किस में होता है। अब मैं एक बात कहूँ भाई, कार्बोहाइड्रेट आपकी डेली मील में होता है। डेली मील समझ गए, आप जो डेली खाना खाते हो, आप जो डेली डाइट लेते हो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। अब किस फॉर्म में हो गया भाई, चपाती की फॉर्म में हो गया। जो आप रोटी नहीं खाते हो, रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट है। ब्रेड नहीं खाते हो, और भी जो आपके दूध दलिया वगैरह उन सब में फैट, अलग अलग वैराइटीज़ होती है। लेकिन आपके जो जैसे मान लो आप क्या खाते हो, राइस खाते हो, राइस बोले तो चावल, आपके चावल के अंदर भी होती है भाई कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीज़ क्या करती है, एक पर्टिकुलर बॉडी को रिक्वायरमेंट रहती है
कि भाई इतना ग्राम से लेके इतना ग्राम तो तेरे को तेरी बॉडी को चाहिए ही चाहिए। अब अपनी सेल है, सेल के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है और वो किसी ना किसी फॉर्म में मदद कर रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको समझना है। सबसे पहले क्या हो गया अपना बायोमोलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट आ गया, डेली मील में क्या है ये उसके सोर्सेज है। अब मेन उसके जो आपको ये चीज़ें तो बस बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट क्या एक तरीके की शुगर है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या एक तरीके की शुगर है, ठीक है। और इसको एक बात भी बोलते हैं, दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब ये भाई क्या लाइन बोल दी, डेरिवेटिव्स। अब देखो पॉलीहाइड्रोक्सी, ये लाइन समझ लो एक तो, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मतलब सिंगल तो होगा नहीं, पॉली मतलब मैनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। एक इसको ऐसे बोल सकते हो कार्बोहाइड्रेट कि जिसके अंदर मल्टीपल हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी मतलब ग्रुप मतलब OH ग्रुप। आप कभी कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर देखोगे कभी, क्या मैं अभी दिखा दूंगा बार, अब नहीं तो अगले लेक्चर में दिखा दूंगा। कार्बोहाइड्रेट और क्या अंदर क्या होता है, मल्टीपल मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी, मल्टीपल OH ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन बोला गया है, क्या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। क्या तो इसके अंदर मेरे भाई एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप रहेगा, क्या मेरे भाई इसके अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप रहेगा, ठीक है। तब इसको यानी पॉपुलरली नाम इसका एक ये भी है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन का डेरिवेटिव है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, नहीं आई तो दोबारा सुन लो। पॉली मतलब क्या है, मोर देन वन, ठीक है, जिसके अंदर एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप्स बोले तो OH ग्रुप्स, ठीक है। और उसके बाद में एल्डिहाइड और कीटोन, क्या तो एल्डिहाइड होगा क्या कीटोन होगा, ठीक है। अब मेन जो आपको पढ़ने लायक चीज़ है ना कार्बोहाइड्रेट की, वो पढ़ लो मेरे भाई। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, इनको एक दूसरा नाम से भी बोलते हैं, वो नाम है उसका सैकराइड। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो नोन एज सैकराइड्स। सैकराइड्स जो वर्ड है ये डिराइव हुआ है अपने, डिराइव फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड सैक्रन विच मीन शुगर, ठीक है। अब ये तो इतना बता दिया है, बाकी नोट्स में आपको एकदम मेरे जो जेन्युइन नोट्स है ना वो आपको प्रोवाइड करूंगा। तो सबसे पहले कौन सा लेक्चर है अपना, ये लेक्चर है अपना 01, ठीक है। सारे लेक्चर के साथ साथ मेरे भाई सुन लो, सुन के मेरे वाले नोट्स को एज इट इज़ उतार लो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैं नोट्स आपको साथ साथ बनवाऊँ या फिर क्या करवाऊँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स की। कार्बोहाइड्रेट्स मेरे भाई, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है ये बात आप समझ गए। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला कौन सा होता है, सबसे पहला आ रही है ना आवाज़ अच्छे से। सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट अपना होता है मोनोसैकराइड। दूसरा मेरे भाई कौन सा होता है, दूसरा मेरे भाई होता है ओलिगोसैकराइड, ठीक है। अच्छे से समझ लेना भाई, बार बार नहीं बताने वाला। ओलिगोसैकराइड। तीसरा मेरे भाई होता है पॉलीसैकराइड। अब मेरे भाई ये 3 में क्लासिफिकेशन क्यों किया है, अगर कार्बोहाइड्रेट की कोई भी सिंगल सिंपलेस्ट यूनिट होती है ना तो वो मोनोसैकराइड्स में अगर कोई भी कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट यूनिट है तो वो मोनोसैकराइड के अंदर क्लासीफाई की जाएगी। सपोज कैसे क्लासीफाई की जाएगी, सपोज कोई भी यानी कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता, यानी कि वो आगे टूट नहीं सकता, वो ऑलरेडी एक सिंगल मोनोमर में प्रेजेंट है, ठीक है। उसको बोलेंगे मोनो मतलब ही सिंगल होता है मेरे भाई। मोनो मतलब सिंगल, पॉली मतलब मोर देन, पॉली मतलब बहुत सारे, मल्टीपल, ठीक है। अब मोनोसैकराइड्स के अंदर सबसे पहला अपना क्या होता है, मोनोसैकराइड्स के अंदर सिंगल शुगर यूनिट, यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो सिंगल शुगर यूनिट। ओलिगोसैकराइड में क्या होता है, 2 से लेके 10 शुगर यूनिट प्रेजेंट होती है। और पॉलीसैकराइड्स में मेरे भाई क्या होता है, 10 प्लस शुगर यूनिट्स प्रेजेंट होती है। यहाँ तक सबका क्लियर है, क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ तक बता दिया मैंने, बार बार नहीं बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। अब फटाफट से इसके क्लासिफिकेशन में देख लेते हैं। मोनोसैकराइड्स को 2 तरीके में क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहला मोनोसैकराइड्स को किस में क्लासीफाई किया गया, ये प्रॉब्लम दे रहा है, एक सेकंड। सबसे पहला इसको किया गया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर क्लासीफाई किया गया है। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे किया गया है, ठीक है। ओलिगोसैकराइड में मेरे भाई, ओलिगोसैकराइड्स में अदर फदर काफ़ी सारी यूनिट्स को क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। मेनली सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ते हैं डाइसैकराइड। कई लोग क्या करते हैं, शाणे लोग होते हैं ना, डाइसैकराइड का अलग ही कॉलम बना देते हैं, ये लो भाई, लेकिन ऐसा नहीं करना है। डाइसैकराइड हमेशा किस में आएगा, ओलिगोसैकराइड में, ठीक है। पॉलीसैकराइड को मेरा भाई 2
दो दो पे क्लासीफाई किया, एक तो होमोपोलीसेक्राइड, एक होता है हेटेरोपोलीसेक्राइड। ठीक है, अब बात करते हैं मोनोसेक्राइड्स में को किस में क्लासीफाई किया गया है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीटली मोनोसेक्राइड की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मोनोसेक्राइड की बात कर लेते हैं। स्टडी तो हम सबकी करेंगे, ये फ्लो चार्ट क्या है मैं एक्चुअली में इतना बड़ा नहीं बना सकता क्योंकि आपके ऊपर से चला जाएगा और साथ के साथ इसमें स्पेस भी कम है, तो बढ़िया क्वालिटी के अंदर आपको समझना जरूरी है। चाहे एक एक करके समझ लो, आपको मेनली वो चार्ट दिखाई दिया किसके नीचे क्या 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 आएगा, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी कार्बोहाइड्रेट का। ये पहला टाइप है अपना, जिसको बोल दिया मोनोसेक्राइड। सेक्राइड की स्पेलिंग मेरे भाई हमेशा सही लिखनी है, आपको गलत नहीं लिखनी है, स्पेलिंग्स में नंबर कट जाते हैं। ठीक है, मोनोसेक्राइड्स। अब मोनोसेक्राइड में सबसे पहले दो प्रकार से क्लासीफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप, अगर किसी के अंदर भाई एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, वो हो जाएगा ग्लूकोज। अगर किसी के अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, अब एल्डिहाइड क्या होता है मेरे भाई, माइनस नहीं, ये है उसको क्या बोलते हैं बॉन्ड, CHO, और इसको बोलते हैं CO। अगर वो कोई के अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो वो ग्लूकोज है, या जिसके अंदर कीटोन है तो वो क्या है, फ्रक्टोज है, ग्लूकोज फ्रक्टोज। ठीक है, अब नंबर ऑफ कार्बन के एटम पे अगर 3 कार्बन है मेरे भाई तो वो क्या हो गया, ट्रायोसिस शुगर। अब 3 कार्बन के अंदर भी अपन एल्डिहाइड और कीटोन के हिसाब से क्लासीफाई करते हैं, एल्डिहाइड कीटोन। अगर एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर 3 कार्बन है तो वो क्या है, अगर 3 कार्बन का एक स्ट्रक्चर है उसके अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा ग्लिसर एल्डिहाइड। ठीक है, और दूसरा यहीं पे अगर कीटोन है उसके अंदर तो ये क्या हो जाएगा, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, जिसको बोलते हैं पॉपुलरली DHA। ठीक है, समझ में आ रही है। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम को भी दो चीज़ में क्लासीफाई किया गया है, सबसे पहला एल्डिहाइड और कीटोन के फंक्शनल ग्रुप तो रहेंगे ही रहेंगे, इनको कर दिया अलग से, है ना। और कार्बन एटम अगर 3 है, ट्रायोसिस शुगर है, तो एक तो ग्लिसरल्डिहाइड हो गया, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन हो गया, ये एक एक एग्जांपल हमको पढ़ने हैं। ठीक है, अब वही मेरे भाई बात कर ले 4 कार्बन की, तब 4 कार्बन में अपन क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे वो देख लो एक बार। इरिथ्रोज, अगर 4 कार्बन है तो ये टेट्रोसिस शुगर हो गया और इसका नाम आ जाएगा इरिथ्रोज। इरिथ्रोज समझ में आया ना। अगर जिसके अंदर एल्डिहाइड होगा वो हो जाएगा मेरे भाई इरिथ्रोज, और जिसके अंदर इरिथ्रोलोज हो जाएगा, अगर जिसके अंदर कीटोन होगा ना, इरिथ्रोलोज, ERYTH, इरिथ्रोलोज। ठीक है, 5 कार्बन की शुगर है मेरे भाई, पेंटोज है। ठीक है, समझ में आ रहा है, पेंटोज। 5 कार्बन किस में होते हैं, RNA में। RNA के अंदर एक राइबोज नाम की शुगर प्रेजेंट होती है जिसमें 5 कार्बन होते हैं। यहाँ पे आ जाएगा, अगर एल्डिहाइड है तो राइबोज, अगर कीटोन है तो राइब्यूलोज। ठीक है, अब बात करते हैं 6 कार्बन की। यहाँ पे ऑलरेडी बात हो चुकी है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के पास ही क्या होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, ये तो आपने पढ़ रखा है। अगर 6 कार्बन एल्डिहाइड है तो सीधी सी बात है, यहाँ पे वापस दोबारा ग्लूकोज आ गया, और यहीं पे 6 कार्बन अगर कीटोन के अंदर है तो ये आ गया फ्रक्टोज। ठीक है, ये हो गया मेरे भाई इनका क्लासिफिकेशन मोनोसेक्राइड का। अब मोनोसेक्राइड के बारे में मैंने क्या बात बताई, दोबारा सुन लो। मोनोसेक्राइड्स को हमने दो प्रकार में क्लासिफिकेशन किया है, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप के बेसिस में, दूसरा है नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस में। ठीक है, अगर फंक्शनल ग्रुप उसके अंदर एल्डिहाइड है यानी कि CHO ग्रुप है तो वो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। अगर उसके अंदर कीटो ग्रुप है यानी C डबल बॉन्ड O ग्रुप है तो वो क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज। ठीक है, अब उसी के बाद में नंबर ऑफ कार्बन एटम के बारे में बात की है। अगर उसके अंदर 3 कार्बन है और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका एग्जाम्पल एक परफेक्ट होगा ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, अगर वही उसके अंदर कीटोन है और 3 कार्बन की शुगर है तो वो हो जाएगा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, 3 कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, नॉट 3 कार्बन शुगर। ठीक है, अब 4 कार्बन है तो इरिथ्रोज, वही कीटोन है तो इरिथ्रोलोज, राइबोज, राइबोलोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, दैट्स ऑल। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसके नोट्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में PDF कर दिए हैं, फटाफट से जाके वहाँ से डाउनलोड करो और छापो और बढ़िया तरीके से अंडरस्टैंड करो। ठीक है, चीज़ों को क्या अगर आप रटोगे तब आपको कुछ नहीं याद रहने वाला, चीज़ों को समझोगे, अगर सीखने की मन से इच्छा करोगे तब आप सीख पाओगे। तो अब आगे भाई अपना क्या है सिलेबस, फटाफट से देख लेते हैं आगे आपको क्या पढ़ाना है। आगे उसके बाद में प्रॉपर्टीज़ पढ़ा दें मोनोसेक्राइड की। ठीक है ना, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ाते हैं। चलो अब इसको मैं मिटा दूँ। बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मोनोसेक्राइड्स, हेडिंग लगा लिया यहाँ पे भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
मोनोसेक्राइड, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। नोट्स के अंदर आपको पूरा अवेलेबल होगा। अब सबसे पहला भाई मोनोसेक्राइड क्या क्या है। मोनोसेक्राइड जो होता है वो क्या होता है, कलरलेस, ठीक है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेक्राइड्स में क्या है, कलरलेस होगा, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, सोल्यूबल इन वाटर, H2O यानी वाटर, ठीक है। बट स्पेरिंगली सोल्यूबल, स्पेरिंगली मतलब स्पेरिंगली सोल्यूबल इन एल्कोहल्स, ठीक है। यहाँ पे सोल्यूबिलिटी की बात हो गई, ठीक है। ये मेनली 3 प्रॉपर्टीज़ है अपने मोनोसेक्राइड्स की, ठीक है। अब मेन बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई 3। अब यहाँ पे बात कर लेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। ये क्या है, काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर पूछ लेते हैं कि भाई केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोसेक्राइड, ठीक है। ये तीनों प्रॉपर्टी आप याद रखना, कलरलेस, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ठीक है, स्पेरिंगली सोल्यूबल इन एल्कोहल्स एंड फुल्ली सोल्यूबल इन वाटर। सबसे पहली इसकी है मेरे भाई केमिकल प्रॉपर्टी जो कि है ऑप्टिकली एक्टिव, या फिर आप बोल सकते हो पहली प्रॉपर्टी को अगर बोलो तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को फॉलो करता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या कहता है मेरे भाई, आपके पास एटलीस्ट एक एसिमेट्रिकल कार्बन होना चाहिए। एसिमेट्रिकल कार्बन मतलब ये R है तो ये R1, ये R2, ये R3, यानी कि ये जो कार्बन एटम इसके अंदर है, ये जो जितने भी इसके साइड बॉन्ड्स या फिर साइड ग्रुप्स जो जुड़े हुए हैं, ये सारे क्या होने चाहिए, वेरिएबल होने चाहिए, ये अलग अलग होने चाहिए। एटलीस्ट एक ऐसा कार्बन होना चाहिए। अब मैं उसको सबसे पहले आपको उसकी स्ट्रक्चर बताता हूँ, फिर जाके आपको ये बात कंफर्म होगी भाई अलग अलग है नहीं। अब पॉपुलरली आप बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट का अच्छा खासा सोर्स क्या है, ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का फंक्शंस बता दिया था क्या आपको, नहीं बताया था। कार्बोहाइड्रेट का मेनली फंक्शन ये रहता है कि अपने अंदर एनर्जी, अपन को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। आप अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे बोल पा रहा हूँ 1 घंटे 2 घंटे के लिए बोल पा रहा हूँ, तो कहाँ से बोल पा रहा हूँ, मेरे को इतनी एनर्जी ऊर्जा कहाँ से आ रही है ना। कुछ खाया है मैंने भाई, बोलने से पहले कुछ डाइट वाइट लेके आया हूँ तभी जाके बोल रहा हूँ, है ना। ऐसे तो नहीं बोल पा रहा। तो कुछ खा रहे हैं तो अपन जो भी काम कर रहे हैं अपन को एनर्जी मिल रही है, वो सारा काम कौन कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट। वो क्या करता है, अपन को इंस्टेंट एनर्जी देता है। अब कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन यही है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी आपको पता ही है एनर्जी की करेंसी अपने बॉडी की, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और बाकी आगे बात करनी है हर चीज़ की, तो क्या दिक्कत। एनएंशियोमर्स मतलब मेरे भाई एक तरीके की स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमर होता है, जिसके अंदर क्या करते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं एक दूसरे की मिरर इमेज शो करते हैं, ठीक है। अब भाई ये कार्बन ऐसा दिख रहा है तो मिरर के अंदर भी ऐसा ही दिखना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। ये इसकी मिरर इमेज बनाना है, इसलिए ये क्या है, एनएंशियोमर, ठीक है। अब ये अपनी एक प्रॉपर्टी हो गई मोनोसेक्राइड की केमिकल प्रॉपर्टी। पहला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होना चाहिए, दूसरा एनेंशियोमर होने चाहिए एक दूसरे के, तीसरी बात है भाई एपिमर्स होने चाहिए। अब एपिमर्स क्या होते हैं, व्हेन 2 और मोर देन 2 या फिर दोज मोनोसेक्राइड्स दैट डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ OH ग्रुप। मेरे भाई देख लो एनेंशियोमर क्या है, सीधी सी बात समझ लो यहाँ पे। एपिमर तो क्लियर हो गया ना मेरे भाई, एपिमर मिरर इमेज बनाते हैं। अब एनेंशियोमर्स क्या है, एनेंशियोमर्स यानी कि जो एक दूसरे के OH ग्रुप को वेरी करते हैं। जैसे मान लो अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6। अब वही यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड O, CHO, OH, H OH, यहाँ पे CH2OH, OH, OH, HH। ये हो गया मेरे भाई अपना ग्लूकोज। अब यही इधर उसका बना दो, क्या बोलते हैं उसको, ये किसका हो जाएगा अपने, ये जो स्ट्रक्चर ये किसकी है, ये अपने एक तरह यहाँ पे फ्रक्टोज की, यहाँ पे ग्लूकोज की।
तो इसके अंदर क्या हो रहा है, OH ग्रुप्स की पोजीशन वेरी कर रही है ना, कि जैसे मान लो C3 पे लेफ्ट साइड में OH ग्रुप है ना, और इधर C3 के अंदर राइट साइड में OH ग्रुप है। तो ये सारी चीज़ें वेरी करती है। तो भाई लोग आज के लिए इतना बहुत है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या करना है, इसके सारे नोट्स आपके पास होने चाहिए, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।